गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी टॉपिक डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग यहीं पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 32,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये देखिए 1 अक्टूबर को एक्वायर किया है। मिडिल ऑफ द ईयर में 6 लाख रुपया। यहाँ देखिए बैलेंस शीट है 31 मार्च का, दैट इज एक्विजिशन के बाद 6 मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब ये मिड ईयर परचेज है। टाइम रेशियो आपका 6:6 है। एक्विजिशन के बाद 6 महीना, एक्विजिशन के पहले 6 मंथ। तो करेंट ईयर प्रॉफिट को प्री पोस्ट में 6:6 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। 1 अक्टूबर को एक्वायर किया था, 31 मार्च का बैलेंस शीट है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। एक्वायर किया था 6 लाख में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जबकि बैलेंस शीट के अंदर यहाँ देखिए 8 लाख है। और जबकि एक्वायर किया था 6 लाख में तो वहाँ बेसी है, तो बेसी है तो इट मीन्स हो गया यहाँ पे 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, तो 2 लाख रुपया अदर इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाएगा, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। दूसरा बात यहाँ देखिए, उसका शेयर कैपिटल एस लिमिटेड का 4 लाख है, 10 रुपया वाला शेयर है, 4 लाख कैपिटल है। इसका मतलब हुआ 40,000 शेयर हो गया। हम लोग 32 खरीदे हैं, 80% का होल्डिंग हुआ। 40,000 शेयर्स में 32,000 शेयर्स हम लोग एक्वायर कर लिए, तो हो गया आपका 80%। यहाँ पे 3 चीज़ आपको दिखा दिए। एक ये डेट से पता चल गया कि मिड ईयर परचेज है, क्लियर। दूसरा ये अमाउंट 6 लाख था, जबकि बैलेंस शीट में 8 लाख है, तो 2 लाख अदर इन्वेस्टमेंट। यहाँ 40,000 शेयर हो रहा है और 32,000 शेयर हम लोग एक्वायर किए हैं, तो 80% होल्डिंग। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 3,80,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट में देखिए, ये जनरल रिजर्व 1 अप्रैल का है, दैट इज शेयर एक्वायर करने के पहले का है, तो ये प्री होगा, पूरा का पूरा प्री होगा। ये सरप्लस अकाउंट ईयर एंड का है, तो हमको पता लगाना होगा, देखना होगा कि साल के शुरू में सरप्लस कितना था। उसके लिए हम नोट्स में जाते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए 1 अप्रैल के दिन सरप्लस में 70,000 था, तो 1 अप्रैल 19 सरप्लस में आपका 70,000 था। उसके बाद यहाँ देखिए 10% डिविडेंड दे चुका है। इस प्रॉफिट से 10% डिविडेंड दिया हुआ है, तो माइनस डिविडेंड। डिविडेंड ऑलवेज शेयर कैपिटल पे होता है। 4 लाख का शेयर कैपिटल का 10% डिविडेंड 40,000, तो सरप्लस में बचना चाहिए 30,000। आप एक बार शेयर कैपिटल फिर से देख लो। 4 लाख का शेयर कैपिटल है, 10% डिविडेंड 40,000, तो सरप्लस जो 70,000 था, 40,000 डिविडेंड दे देंगे तो 30,000 बचेगा। जबकि बैलेंस शीट के अंदर में 1,80,000 है, तो करेंट ईयर प्रॉफिट ये 180 है, यहाँ 130 बचा हुआ है, तो करेंट ईयर प्रॉफिट आपका 1,50,000, जो 6:6 का रेशियो में प्री पोस्ट बांट दिया जाएगा। ओके, वापस आते हैं बैलेंस शीट में। तो हम लोग शेयर कैपिटल देख लिए, रिजर्व सरप्लस देख लिए। दोनों के बुक्स में ट्रेड पेएबल है। ये अदर करेंट लायबिलिटी में अनक्लेम्ड डिविडेंड है। ये अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करेंट लायबिलिटी में आता है। ये डिविडेंड एज्यूम कर लेंगे कि माइनॉरिटी वाले का अनक्लेम्ड है। ये एज्यूम कर लेंगे कि माइनॉरिटी वाले का अनक्लेम्ड है, तो इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे। ठीक है। ये देखिए फिक्स्ड एसेट,
इन्वेस्टमेंट बता दिए, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, यस। यहाँ देखिए अदर करेंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये आपका प्री एक्विजिशन लॉस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्री एक्विजिशन लॉस होता है, तो जैसे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है ठीक वैसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्री एक्विजिशन लॉस होगा। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट में ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल को क्लासिफाई करके दिया है, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बताया है बिल डिस्काउंटेड के लिए। तो म्यूचुअल कैंसिल करने के बाद जो बच जाता है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रेड पेएबल 30,000 रुपया एच से खरीदे थे, एच का ट्रेड पेएबल में 30,000 जो है एच से परचेज हुआ था, तो ये 30,000 आपका हो गया म्यूचुअल, जो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल से डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अच्छा, गुड्स अभी भी स्टॉक में है, बिका नहीं है, तो गुड्स अगर अभी भी स्टॉक में है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 30,000 का स्टॉक अभी भी गुड्स हमारे पास स्टॉक में है, प्रॉफिट है 20/120, 20/120 दैट इज 5,000 रुपया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा। तो उसमें दो एडजस्टमेंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल से 30,000 माइनस होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 5,000 आएगा जो इन्वेंट्री से माइनस होगा और आपका कंसोलिडेटेड सरप्लस से। बिल्स पेएबल एस लिमिटेड का सारा दिया गया था एच के पास, ये देखिए बिल्स पेएबल एस का ये दिया गया था एच के पास, एच में देखिए 10,000 है, तो कम है, 20,000 कम है, जिसका रीजन है बिल्स डिस्काउंटेड। उसका रीजन हुआ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ये वाला एस लिमिटेड एच को 30,000 का बिल दिया, इसके पास 30,000 बिल्स पेएबल है, तो इसके पास 30,000 बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए। उसके पास मात्र 10,000 है, तो वो 20,000 गया कहाँ? तो वो डिस्काउंट करा लिया था। तो अगर आज म्यूचुअल का बात करें तो म्यूचुअल 10,000 होगा, म्यूचुअल ओनली 10,000 होगा, जो रिसीवेबल एंड पेएबल से माइनस होगा। और डेटर क्रेडिटर से म्यूचुअल आपको बताए थे 30,000। ओके, यहाँ बता दिया है कि वो कंपनी कुछ बिल डिस्काउंट करा चुका था। बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ वर्किंग कर देंगे, जैसे वर्किंग नंबर 1, शेयर ऑफ होल्डिंग। हम लोग सब्सिडियरी कंपनी का 32,000 शेयर एक्वायर किए थे और टोटल उसका शेयर था 40,000 इंटू 100, तो शेयर ऑफ होल्डिंग आपका आया 80%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी हम लोग 32 खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो माइनॉरिटी वाले के पास रिमेनिंग 8,000 शेयर होगा। 8,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100 से 20%। 2 नंबर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री पोस्ट। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका ओपनिंग था 1419 का था, तो जनरल रिजर्व पूरा का पूरा प्री होगा 2 लाख रुपया, पोस्ट में डैश। सरप्लस, सरप्लस आपका 1419, ओपनिंग सरप्लस था 70,000। अब कंपनी यहाँ डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पेड 10% डिविडेंड, 40,000 डिविडेंड पे किया, तो आपका सरप्लस में बचा 30,000 जो पूरा प्री होगा। करेंट ईयर प्रॉफिट, बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस आपका 1,80,000 है, 180 है, यहाँ 30 है, तो करेंट ईयर प्रॉफिट 150 हुआ। और टाइम रेशियो मिड ईयर परचेज है तो 6:6,
75,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्री एक्विजिशन लॉस है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्री एक्विजिशन लॉस है, तो प्री में 20,000 डैश। अब इसको यहाँ प्लस कर लेंगे, ये आपका 75 हुआ, ये आपका 285 हुआ, इसमें से लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 20% है, ये 57,000 होगा, 15,000 होगा, माइनस कर दीजिए, ये आपका पोस्ट बच गया 60,000, टू 28,000। ये पोस्ट का पूरा सरप्लस माना जाएगा, क्योंकि आप देख लो यहाँ जनरल रिजर्व नहीं है, तो जब कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व करेंगे तो पोस्ट में डैश कर लेंगे और कंसोलिडेटेड सरप्लस में ये पूरा का पूरा सरप्लस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं रॉन्ग एंट्री वाला केस में आते हैं। ये जो डिविडेंड 40,000 दिया था, उसमें से 32,000 डिविडेंड हमको मिला है। हमको जो 32,000 डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटल इनकम है, और आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है द डिविडेंड वाज क्रेडिटेड बाय एच लिमिटेड टू इट्स पीएल स्टेटमेंट। ये जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है वो कंपनी पीएल अकाउंट में क्रेडिट किया था। यहाँ देखते हैं, लिखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड 40,000 का 80% 32,000 wrongly credited to profit and loss account by H लिमिटेड। H लिमिटेड उसका रॉन्गली क्रेडिट किया हुआ है पीएल को, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री लगेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, वो आपका 30,000। इसका मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से भी माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट से भी माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट मीन्स कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ओके, अब आते हैं वर्किंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़ा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को देख लीजिए। हम लोग शेयर एक्वायर किए थे, 32,000 शेयर एक्वायर किए थे 6 लाख, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में 6 लाख लेंगे, जबकि बैलेंस शीट में देखिए 8 है, तो यहाँ 6 ही लेना है, और 2 लाख जो बच गया वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अदर इन्वेस्टमेंट के नाम से रिकॉर्ड होगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया, इसमें से माइनस करेंगे प्री डिविडेंड। हम लोग को प्री डिविडेंड मिला था, ये मिस्टेक हुआ था, 32,000 प्री डिविडेंड मिला था 32,000, ये हो गया आपका 568,000 लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 3,20,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपका आया था 228,000, ये हो गया आपका 548,000। अभी भी 20,000 बच गया, ये 20,000 पॉजिटिव है, गुडविल जाना जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में 20,000 गुडविल आ गया। अब आते हैं वर्किंग नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर
माइनॉरिटी के पास 8,000 शेयर है तो 80,000, इसमें प्लस होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्लस होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री था आपका 57,000, पोस्ट था 15,000। और एक चीज़ एज्यूम कर लिए थे, ये जो अनक्लेम डिविडेंड था बैलेंस शीट के अंदर, एज्यूम कर लिए थे कि ये माइनॉरिटी से रिलेटेड था। जो डिविडेंड हम लोग 40,000 पे किए हैं उसमें 2,000 अनक्लेम्ड है, तो ये एज्यूम किया गया कि ये माइनॉरिटी वाला हिस्सा है, तो उसको अलग से न शो करके माइनॉरिटी में ही प्लस कर देंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड वो 2,000, ये हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। $154,000। ओके, अब चलते हैं आगे वर्किंग नंबर 5 की तरफ। वर्किंग नंबर 5 होगा आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में वो बोला था कि हम लोग 30,000 का गुड्स बेचे थे जो अभी पूरा अनसोल्ड है। प्रॉफिट था 20% ऑन कॉस्ट, 20/120, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 5,000। वर्किंग नंबर 6 कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में अपना जनरल रिजर्व था 4,80,000। अब पोस्ट में तो कुछ आने वाला है नहीं क्योंकि जनरल रिजर्व पोस्ट था ही नहीं, तो वो 4,80,000 ही रह जाएगा। नंबर 7 कंसोलिडेटेड सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलिएगा। अपना सरप्लस होल्डिंग कंपनी का अपना था 1,20,000 एट पोस्ट एक्विजिशन में जो था सब सरप्लस ही था। चलिए उसको आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए एनालिसिस में जनरल रिजर्व है ही नहीं, तो पोस्ट जनरल रिजर्व नील हो जाएगा। आइए जो 60,000 है सरप्लस माना जाएगा, तो 60,000 प्लस कर दिए 180 आ गया, और इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 5,000 आया था, ये हो गया 175। और इसमें वो रेक्टिफिकेशन एंट्री का जो डिविडेंड था प्री डिविडेंड माइनस प्री डिविडेंड आपका 32,000 था, वो इसमें से माइनस हो गया, 143 आपका सरप्लस हो गया। ये हो गया हम लोग का होल्डिंग का वर्किंग। बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। नोट्स टू अकाउंट में हम लोग एक बनाते ज़रूर है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को दिखा देते हैं। जनरल रिजर्व आपका था 480 और सरप्लस आपका था 143। कैपिटल रिजर्व तो आया नहीं था, ये हो गया आपका 623। ये हो गया अपना वर्किंग। आप एक बार फिर से देख लो, सीरियली वर्किंग किए हैं। 1 नंबर शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, 2 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड रॉन्गली पीएल में इंक्लूडेड था तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नंबर 5 माइनॉरिटी, नंबर 6 आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड सरप्लस। ऐसे 7 वर्किंग्स करते हैं। आप कोई भी पार्ट देखिए, वर्किंग को सीरियली मेंटेन करते हैं। और नोट्स टू अकाउंट के लिए रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर होगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 1 नंबर आइटम आएगा आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ओनली होल्डिंग कंपनी का रिकॉर्ड होता है, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाता है।
तो शेयर कैपिटल आपका 10 lakhs। 2 नंबर में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट की बनाए थे, वहाँ था 623,000। बी नंबर में नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी है नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिख दिए डैश। सी नंबर करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल से म्यूचुअल कैंसिल करना है। ट्रेड पेएबल हमारा था, होल्डिंग कंपनी का था 4 लाख, सब्सिडियरी का था 118, डेटर में म्यूचुअल 30,000, बिल्स पेएबल में म्यूचुअल 10,000। तो ये 518 हुआ, जिसमें से 40,000 माइनस हो गया 478। इसके अलावा बैलेंस शीट में है अदर करेंट लायबिलिटी, वो अनक्लेम डिविडेंड को माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ले चुके हैं, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग किए थे, 4 नंबर में था 1,54,000। ये हो गया आपका लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी था नहीं, ट्रेड पेएबल में 2 ऐड किए, ये डेटर का, ये बिल्स रिसीवेबल का माइनस कर दिया। ये हो गया आपका 2255 टोटल। अब ऐसे ही एसेट्स को अरेंज करते हैं। ओके, तो लाते हैं एसेट्स में सबसे पहले एसेट्स में ए नंबर आएगा आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में 1 नंबर आपका होगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स का कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, दोनों टेंजिबल को प्लस कर देंगे 1740000। इनटेंजिबल वर्किंग में हम लोग का गुडविल आया था, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स में आता है, गुडविल आपका आया था 20,000। इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को आप समझिए, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 8 लाख था और सब्सिडियरी कंपनी में 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे, तो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख। बी नंबर में करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में म्यूचुअल 5,000 माइनस करना है, दोनों का इन्वेंट्री प्लस करेंगे 50,000 प्लस 30,000, अब माइनस कर देंगे 5,000, दैट इज 75,000। इसके बाद आएगा इसमें ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से डबल म्यूचुअल माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारा अपना था 50,000, सब्सिडियरी का था 70,000, डेटर का म्यूचुअल 30,000 और बिल्स रिसीवेबल पेएबल वाला म्यूचुअल 10,000। ये हो गया आपका 80,000। लास्ट आइटम कैश एंड बैंक। कैश बैंक में कोई चेंज नहीं, दोनों का प्लस कर देंगे 1,40,000। अब ये टोटल करेंगे, टोटल आपका 2255 होना चाहिए। 2255 होने से मैच कर गया। ये आ गया आपका 2255। दिस इज आवर टोटल। टोटल अगर मिल जाता है तो हम लोग बैलेंस शीट सही बनाए हैं। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो ही आपको समझ में भी आएगा और आप बना भी पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।